Right, sir. Done? Okay. सर, आज मैं थोड़ा पीछे चलूंगा और बहुत पीछे चलूंगा, बहुत पीछे चलूंगा, यानी आदिवासी युग में चलूंगा मैं। ग्रुप पे हमने कई बार ये किया है। दरअसल ये एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया था फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन। कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी, और कैसे डिस्कशन करना है। विल गो थ्रू इट अगेन। लेकिन उसके पहले मैं एक दो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और वो डॉक्यूमेंट है मेरे बहुत ही इनिशियल स्टेज के, जब मैं योर एग्जाम देता था और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था। एंड हाउ डू आई इम्प्रूव। तो ये बड़ा सवाल था और उस सवाल का जवाब हमने ढूंढा था इन सर्टेन वे। ये जो अभी आपके सामने इंस्ट्रक्शन डेवलप्ड है, जो हमने ये 2021 में जो बनाया था, जो आपके साथ एज ए इम्पोर्टेंट पार्ट में आपको शेयर करता हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी ऑलरेडी 2019 में। एंड दिस इज द डॉक्यूमेंट फर्स्ट व्हेन आई क्रिएटेड फॉर माई गाइडलाइन के लिए कि ये कैसे ये करना है। मैं आज इन दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर करूंगा। और ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले इसको ही दिखाना चाहूंगा। आफ्टर दैट आई विल शो यू द अचीवमेंट ऑफ माय मार्क्स इन पेपर वाइज, कि कैसे मेरे मार्क्स आते थे पहले और अभी कैसे इंप्रूव होने के बाद बने। यू कैन सी इन पेपर वन in 2017 I got 39, 1852 and 1965. So this was the improvement. और उस इम्प्रूवमेंट के लिए हमने जो एनालाइज किया था, ये लेटर ऑन फाइनल अपडेट है, बिकॉज 2019 इज ऑल्सो देयर। 2018 में हमने कंपेयर किया कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स पे मुझे कितना परफॉर्मेंस मिल रहा है, और कहाँ मैं 100% कर पा रहा हूँ और कहाँ 50% पे रुक जा रहा हूँ, कहाँ 20% पे रुक रहा हूँ। And then I start thinking कि how do I convert this 20% to at least 70%। मतलब हर एक क्वेश्चन को मैंने टारगेट किया था कि उस क्वेश्चन में कैसे इम्प्रूव करूं। और उसके बाद ये जो 52 का जो अचीवमेंट था, ये 18 से पहले का था। देन आई गॉट 39 के बाद आई गॉट द 65। सो दिस वाज द इम्प्रूवमेंट। आगे देखिए। Similarly, paper 2 drafting ka 35, 36, 51 and ultimately I got 70. फिर लीडिंग केसेस का एंड अगेन प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये इस तरीके से है। ये टेबल को मैं थोड़ा और एलिबरेट करके दिखाऊंगा, और इसके साथ हमारे क्वेश्चन पेपर भी स्कैन कॉपी हैं कि कैसे मुझे मार्क्स मिले हैं। टुडे आई विल डिस्कस इट, नॉट माय कॉपी बट समथिंग आई टेकन दिस। ये नहीं मैं करूंगा डिस्कस, मैं अपनी ही कॉपी इसी सीट को करूंगा। पहले मैं ये डिस्कस कर लूं कि कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट थॉट प्रोसेस का हुआ एंड फाइनली ये क्रिस्टलाइज हुआ, सो दैट कि आप ये डिसीजन ले सकें कि विच वन इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ द इम्प्रूवमेंट कैन हैपन। कहीं ना कहीं उसमें मदद मिलेगी। देन पहले मैं इस इंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ये देख लूं। पहले मेरे ब्रेन में जब ये उस समय की बात है जब मैं एओआर नहीं था, आई वाज अटेम्प्टिंग फॉर द एग्जामिनेशन। और उस समय का माइंडसेट अभी आपको रिफ्लेक्ट होगा जो आपके सामने। फर्स्ट, जनरल गाइडलाइंस एंड फॉर द पर्पस ऑफ दैट कि मैं तब तक एक दो अटेम्प्ट ले चुका था कैजुअली, कह लीजिए। अभी तो वो कहना ज्यादा सही रहेगा। और तब मुझे ये रियलाइज हो गया था कि कहाँ कहाँ करेक्शन रिक्वायर्ड। आप देखिए,
जनरल गाइडलाइंस एंड चेकलिस्ट एंड डूज एंड डू नॉट। मुझे लगने लगा था कि कुछ ऐसा है जो करना है और कुछ नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन फॉर्म हमने अपने लिए डेवलप किया था। इट वाज द पॉइंट वाइज एंड टू द पॉइंट अप्रोच ओनली। द वर्ड वाइज ओनली, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया था कि अब टू द पॉइंट ही मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि दिस वाज बिकॉज आंसर पैटर्न शुड बी लाइक दिस। एंड अनदर वे कि मुझे वो लिखने में बहुत टाइम लगता था। ये मुझे रियलाइज हो चुका था कि आई एम नॉट राइटिंग इन स्पीड, आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू राइटिंग, क्योंकि एग्जाम के समय में ही मैं सोचता भी था, लिखता भी था, और धीरे धीरे मेरा मतलब लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड में शिफ्ट किया हूँ बचपन में, तो इस वजह से स्पीड मेरी वैसे भी कम है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट वाइज एंड टू द पॉइंट, बोथ आर डिफरेंट। जरा ध्यान से सोचिएगा, पॉइंट वाइज लिखना है एंड टू द पॉइंट लिखना है, फालतू नहीं लिखना है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इफेक्टिव एनालिटिकल स्किल एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। कंप्लीट मीन्स कुछ छूटा नहीं है। ऑफ सब्जेक्ट मैटर एज आस्क्ड वाइड ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर स्पेशल आंसर। पता नहीं ये स्पेशल वर्ड क्यों है, बट फॉर द आंसर होना चाहिए। सपोर्टेड रेफरेंस, लीडिंग केसेस, recent cases and recent event। but इस supported में case laws, sorry, a reference to provision of law, ये नहीं है यहाँ पे, अभी तक डेवलप नहीं हुआ था वो मेरे माइंड में। this is the supported reference। follow up material, sorry, follow up format, either prescribed or standard। completeness, proper and logical integrity, necessary and sufficient ingredient test, जिसको शॉर्ट नेम दिया था NSIT, एंड द टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन वाइज एज allotted टाइम यूनिट। एंड इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हर क्वेश्चन के लिए हमने एक टाइम अलॉट किया था कि इतना टाइम में होगा। सो लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट व्हिच फॉर टू डू, जो आपको करना ही चाहिए, एटलीस्ट लास्ट के 3 पॉइंट्स, 5, 6 and 7 and even point 1, point 3 भी, बाकी दोनों को आप छोड़ सकते। आप जरा ध्यान से सोचिए, 100 मार्क्स पेपर है, पेपर 1 भी कोई कम नहीं है, और इस बार 4 घंटा नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पेपर 1 हैविंग 100 मार्क्स एंड 3 आवर्स टाइम, उसमें आप 15 मिनट 20 मिनट आप रिजर्व रख लीजिए कि कभी साइन करने के लिए होगा, कभी कोई डिस्टरबेंस होगा, हो सकता है आपको कॉपी 5 मिनट लेट मिले, आंसर 5 मिनट, इसकी संभावना इस एग्जाम में नहीं है। बट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टरबेंस, आपको टॉयलेट जाना हो, वो सारे टाइम्स को आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि मीटर ऑन होता है तो ड्यूरिंग दोस पीरियड वो चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। कैसे टाइम मैनेज करेंगे, जस्ट एक विजुअलाइज कीजिए एग्जामिनेशन पीरियड का। पहला पेपर होता है और उसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा होता है कि ये पेपर यदि आपका बिगड़ा तो उसका असर बाकी सारे पेपर पे साफ साफ दिखाई देता है। साइकोलॉजिकली समवन इज ब्रोकन। एंड लास्ट टाइम तो लाइव एग्जांपल रहा है, जिस किसी का खास करके वो ऑनलाइन वाले में एक पेपर बिगड़ गया तो पूरा का पूरा डिस्टरबेंस एकदम सरफेस पे आ गया था। कुल मिलाकर के 100% आपको लिखने हैं, ये तो आप मान लीजिए,
क्योंकि उसके बाद ही जैसे लंबे-लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऊपर ही आपको मार्किंग मिलेगी और मार्किंग अराउंड 60% 70% के एवरेज में मिलेगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू कांट एक्सपेक्ट कि मुझे 90% और मुझे 100% मिले। आपका एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकली अप टू 75 और 80% तक आप कर सकते हैं। 20% एग्जामिनर का डोमेन है कि वो कहाँ काटे, नहीं काटे या उतना दे दे। बट अपने स्ट्रेंथ पर यू कैन क्लेम अप टू 80% और 70%। 75% इज द सेफ साइड, 3 और 4 उतना आप क्लेम कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में उतना इम्प्रूव जो आपका बेस्ट परफॉर्म होगा, यू कैन क्लेम कि चलो इसमें अब कोई एरर नहीं है, हर सेंस में ये कंप्लीट है, तो हमको इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर इसमें मिल जाने चाहिए। बाकी उनका 2 डोमेन है, वो अपना दे ना दे अलग पार्ट है। इस 8 नंबर लेने के लिए यानी टोटल आप 80 की बात करें या 70 की बात करें, निश्चित रूप से आपको 100% परफॉर्म करना पड़ेगा और 100% बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। यदि आप मान लीजिए दूसरा कंडीशन कि आपने 80% परफॉर्म किया है अच्छा और 20% रफली परफॉर्म किया है, ऑफ कोर्स फर्स्ट 80% का इम्पैक्ट मार्क्स के फॉर्म में दूसरे पे भी दिखेगा। तो फर्स्ट 80% आपने परफॉर्म किया है तो 80% के बेस्ट मार्क्स आप क्लेम करेंगे। बाकी 20% जो आपको परफॉर्मेंस आपके हिसाब से भी प्रॉपर एक्सट्रीम नहीं है, ऑप्टिमल नहीं है, तो वहां भी आपको 7 के बजाय 6 एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, है ना? तो उस हिसाब से भी जब आप देखेंगे तब आप ये एक चीज मतलब कंक्लूजन ये है कि आपको फुल इंटेंसिटी फुल कंट्रोल के साथ एग्जाम में बैठना है और फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक फुल अलर्टनेस पे एक एग्जाम लिखना है। वहां आपको सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए। सरप्राइज कई में आपको मिलेगा और उसकी संभावनाएं हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नंबर 1 आपकी जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ेगा और उसी टाइमिंग का कैलकुलेशन मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ जो अगले 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 2 स्लाइड्स पे आपको दिखाई देगा। फर्स्ट पार्ट इज दिस 180 मिनट और 120 सॉरी 100 मार्क्स। आप 80 मिनट में से 30 मिनट को निकाल दीजिए फॉर अदर पर्पस, फॉर द रिवीजन, फॉर राइटिंग, फॉर द सेफ साइड एंड फॉर योर कंट्रोल। अब बचता है शार्प 150 मिनट और 100 मार्क्स। सो ईच मार्क्स के लिए 1.5 मिनट है आपके पास। यानी कुल मिलाकर के आप ये कहिए, सेकंड की बात करें तो एक नंबर को रिस्पॉन्ड करने के लिए मैक्सिमम 100 सेकंड की सीलिंग है। आप जरा सोच करके देखिए थोड़ा सा रिवर्स, 100 सेकंड और 2 क्वेश्चन के बीच में एटलीस्ट 10 सेकंड का गैप होना चाहिए टू जंप फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर क्वेश्चन। वो आप 30 मिनट से ले लीजिएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको 10 मिनट टाइम लगेगा पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके ये डिसाइड करने में कि आपको कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। इट मे बी सर्टेन ऑप्शन, इसको छोड़ करके आप ये कर सकते हो। पढ़ेंगे तो जरूर, तभी तो आप छोड़ेंगे। विच वन इज बेस्ट, हाउ डू आई लीव इट। पर 10 मिनट्स उसमें आपको 15 मिनट उसके लिए जाने ही जाने। सो 30 मिनट जो हमने अलग रखे हैं ना, वो बहुत ही सोच समझ करके रखे। बट इन एनी वे आपको एक एवरेज पॉइंट है 100 सेकेंड फॉर ईच मार्क्स। अब जरा आप इमेजिन कीजिए कि कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होगा
कोई क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यूजुअली यू कैन फेस क्वेश्चन अराउंड 5 मार्क्स, क्वेश्चन अराउंड 10 मार्क्स एंड मैक्सिमम वही एक्सपेक्ट करते हैं, बट कई बार आपको 15-20 भी मिलेंगे, लेकिन इस पेपर में नहीं। इस पेपर में आपको 10 तक एक्सपेक्ट कीजिए, 15 मिल जाए अच्छी बात है, 20 मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अब जरा इमेजिन कीजिए 5 मिनट के क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट के हिसाब से 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 7.5 मिनट आपके पास है, और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके पास 15 मिनट, नॉट मोर देन दैट। ठीक, एक और कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेशन ये करते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं रखते। हम ये कहते हैं हमारे पास 1 मार्क्स को परफॉर्म करने के लिए कुल मिलाकर के 90 सेकंड है, और हम कहते हैं कि नहीं, हमको 90 सेकंड नहीं चाहिए, हमको कुछ क्वेश्चन के लिए जिस पे मैं बेस्ट अपना देना चाहता हूं, उस पे मुझे 120 सेकंड चाहिए। यानी 10 मिनट के क्वेश्चन के लिए मैं 20 मिनट लूंगा उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो सर्टेनली ये टाइम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। यानी कुछ क्वेश्चन को आपको कुल मिलाकर के 1 मिनट में करना पड़ेगा। सो आपका जो रेंज है ना लिखने का 1 मिनट के लिए, वो 1 मिनट के लिए 60 सेकंड से लेकर के 120 सेकंड तक है। सो मिनिमम 60 सेकंड, मैक्सिमम 120 सेकंड। अब जरा सोचिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप जरा अपने आप को टेस्ट कीजिए कि 60 सेकंड में आप कितने वर्ड लिख पाते हैं, कितने लाइन लिख पाते हैं, या 2 मिनट में, माने 1 मिनट में आपके लिखने की कैपेसिटी कितनी है। आप ब्रेन में कोई सेंटेंस इमेजिन कीजिए और उसको पेन डाउन करना शुरू कीजिए। यू विल फाइंड आउट 5 मिनट के अंदर 2 पेज लिखना बहुत मुश्किल काम। मैं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्लो हूँ उस हिसाब से। लिखने वाले तो पेज लिखने के नाम पे क्या करते हैं, हर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं, और 4 पेज एक झटके में 4 लाइन में पूरा करके, मैंने उनका शायद एक पेज में एक पैराग्राफ भी पूरा नहीं होता है, और बहुत जल्दी 1.5 घंटे के अंदर आपको आपके कंसंट्रेशन को वो बिगाड़ेंगे और बोलेंगे, आपके कान में एक आवाज आएगी, मैम सीट। और फिर उसके बाद आपका जो दिमाग है ना वहां चलेगा कि भाई ये क्या कर दिया, कितना लिख दिया। तो ऑन द स्पॉट साइकोलॉजिकल इफेक्ट मैं आपको बतला रहा हूँ। फिर वो साइकोलॉजी आपको लगेगा कि यार मेरा तो भी, फिर वो बैसाख नंदन की तरफ हम अपना पलटेंगे, देखेंगे कि यार मैंने तो लिखा ही नहीं और इसने सीट मांग लिया। कई बार आपको लगेगा कि ये जो सीट मांगने वाले लोग होते हैं ना, वो प्रोस्टिट्यूशन देने के लिए होते हैं। ये वो 3 इडियट वाले चतुर है। लेकिन आपके पास जो है वो आपका अपना स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस होगा। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा जो स्टैंडर्ड राइटिंग स्पीड था, मैं बहुत मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं लिखता हूँ। मेरी हैंडराइटिंग अभी मैं शेयर ही करूँगा ग्रुप में। और ये है कि आप मैं 1 पेज पूरी तरीके से 5 मिनट में मैं लिख लेता। पहले पूरा नहीं होता था, आधा होता था, बाद में हमने प्रैक्टिस किया। और वो टाइम यूजुअली जाता कहाँ है? सोचने में जाता है। जब आपने सोचना बंद कर दिया, सीधा लिखना शुरू कर दिया, आपके ब्रेन में लिखने की पूरी मतलब ये क्लैरिटी है कि यहाँ से शुरू करके यहाँ लिखना है और लिखना ही है। ये पैराग्राफ वगैरह सब स्ट्रक्चर तरीके से है और आप लिखेंगे। तब आपके पेन नहीं रुकेंगे, आप कंटिन्यू आप लिखते चले जाएंगे और दिमाग आपको एडवाइस करेगा अच्छे तरीके से। एंड इट विल बी द गुड टाइम मैनेजमेंट, ब्रेन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा
और हर एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन स्विच करने में बड़ी आसानी हो गई है। आपको ब्रेन अप्लाई कब करना है और तरीके से करना है और उसको लॉक कर देने के बाद आपको जस्ट प्रोसीड करना है, वो तब जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़ते समय आपको फुल्ली अलर्ट रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मिसलीड होकर के अलग जगह गलत जगह पे डाइवर्ट कर जाए। इसलिए उस क्वेश्चन के पढ़ते समय आपको हाइपर अलर्ट रहना है और उस समय स्पीड आपकी बहुत हाई होती है, क्योंकि लिखना तो होता नहीं और ब्रेन की स्पीड कितनी है ये पता लगाना मुश्किल। क्या-क्या आप इमेजिन करने लग जाएँगे, क्या-क्या करने लग जाएँगे। तो दीज़ आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन की एक वो और दूसरा आपको प्रोसीड करना है। सो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि हर 15 मिनट में या हर आधे घंटे में आपको लिखना है। इसी लाइन पे हमने जो लेटर ऑन आफ्टर 2 इयर्स जो डेवलप किया वो ये था। ये टेबल डेवलप किया हमने। हमने 2 तरीके के मॉडल डेवलप किए और वो मॉडल ये था कि 3 घंटे का टाइम है, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर एंड थर्ड आवर। थर्ड पहले आवर में स्थिति इतनी ऐसी होती है कि आदमी थोड़ा-सा स्लो होता है, एक्सेलरेटेड स्पीड में नहीं होता। लेकिन थर्ड आवर में जाते हुए जो स्पीड पकड़ता है, लास्ट मोमेंट में जब कॉपी छीनने की बारी आती है तो मैम 1 सेकंड बस। आप उनका कॉपी ले लो तब तक मैं कर रहा हूँ धर-धर, धर-धर चल रहा होता है, फुल स्पीड पे। सो वो कंसिस्टेंसी और एब्रप्ट जो है ना, वो नहीं रखना और कंसिस्टेंसी को रखना है फॉर दैट पर्पस ओनली जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। So we divided the times into block and that is the 30-minute block. इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जितना अच्छा आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको लिखना भी होगा और उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। और ये मान लीजिए कि जब प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे तो एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस तो बात की बात है, आप अपने 3 घंटे को 4 घंटा बना पाएंगे तभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अदरवाइज ये 3 घंटा 2 घंटा कब बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। स्पेक्ट्रम अलग है, बस स्लिप होते और कंट्रोल होते भी देर नहीं लगती। सो एडवाइस ये है फ्रॉम राइट फ्रॉम टुडे, स्टार्ट राइटिंग फॉर हाफ एन आवर कंसिस्टेंटली एवरी डे and it should increase week wise and go up to the 3 hours, right? ये पहला एडवाइस था बट इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं यहाँ पे। आप देखिए फर्स्ट ब्लॉक 30 मिनट है फर्स्ट आवर का, सो कुल मिलाकर के 6 ब्लॉक आपके पास है 30-30 मिनट के और इसी में वो सारा टाइम एडजस्टमेंट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि पहला 30 मिनट आप इधर देंगे लास्ट का 30 मिनट अलग देंगे। जरा इमेजिन कीजिए कि फर्स्ट 30 मिनट में आपको आपके हाथ में क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन मिलने के बाद पहला काम क्या होगा कि एटलीस्ट फर्स्ट टू लास्ट आप एक लुक देंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट 30 मिनट स्लो ऑटोमेटिकली होगा। देन आपके ब्रेन का ये डिसीजन होगा कि कौन से क्वेश्चन को करना है, कौन से क्वेश्चन को नहीं करना है और कौन से क्वेश्चन को होल्ड करना है। तो वो चीज आप यदि पहले से डिटरमाइंड है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन आएगा, एपलेट जुरिडिक्शन आएगा तो मुझे पहले करना है, ओरिजिनल आएगा तो उसको बाद में करना है और इस नेचर के क्वेश्चन आए तो मुझे उस तरीके से करना है एंड आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इनटू द एसएलपी 32 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं पहले करूँ एज पर योर प्लान ए बी एंड सी, कि जहां पर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं टू इनकाउंटर एनीथिंग दैट इज अंडर प्लान ए, जहां पर आपको लगता है थोड़ा बहुत डाउट रह गया है दैट इज अंडर प्लान बी और जहां बिल्कुल आप प्रिपेयर नहीं है वो प्लान सी। सो ऑब्वियसली आप प्लान ए के जो क्वेश्चन है उसको इमीडिएट परफॉर्म करेंगे और ढंग से करेंगे और कंप्लीट करेंगे। आपके ब्रेन में ये क्लियरिटी होना चाहिए कि उसका ओपनिंग पैराग्राफ मुझे कैसे लिखना है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या क्या सब्सटेंशिएट करना है और थर्ड पैराग्राफ में मुझे कैसे कंक्लूड करना है फॉर द 5 मार्क्स क्वेश्चन। वो क्वेश्चन से आपको आइडिया लेना है। सो व्हिच वन इज परफेक्ट उसको आप पेंसिल से क्वेश्चन पे ही मार्क करते चले जाएंगे कि अच्छा ये
क्योंकि 3 पेज होता है, उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ये डिसाइड कर लें, कुछ चीज़ कन्फ्यूज़न पे है कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, अभी करें, थोड़ी देर बाद करें, तो वो गोल मार्क कर लेते हैं कि चलो ये करना है। आफ्टर 5 मिनट अब ब्रेन ब्रेन अपने पैनिक पर रहेगा, क्योंकि अभी आप टाइम के लिए अलर्ट है, टाइम जा रहा है। या तो अभी आप अलर्ट हो लें, और नहीं तो 1 घंटे की जब घंटी बजेगी तब समझ में आएगा 1 घंटा हो गया। और वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या करते हैं, वो 1 घंटा तक बड़े आराम से चल जाते हैं। 2 घंटे के बाद घंटी बजाएगी। 1 घंटे के बाद यूजुअली सुप्रीम कोर्ट एग्ज़ाम में आपको घंटी नहीं बजेगी। ध्यान दिए होंगे, जिनका भी एक्सपीरियंस है वो अपना रिकॉल करके देख लें। वो दूसरे घंटे में ही घंटी बजाएँगे और आपके पास 1 घंटा बचेगा। सो आपको अपने टाइम के लिए स्पेशली अलर्ट रहना पड़ेगा। माय पॉइंट इज दिस। सो जैसे ही डिसाइड होता है आपको किस पैटर्न में आंसर लिखना है, आप पहले से प्रैक्टिस करके रेडी हैं, स्टार्ट राइटिंग ऑन दैट। सो ऑन दैट पर्पस फर्स्ट हाफ एन आवर, दो दो मॉडल है, 2 एंड 3 रो में। उसमें एक में ये है कि फर्स्ट 15 मिनट में आप 15 मार्क्स का परफॉर्म करें, फर्स्ट 30 मिनट में। नेक्स्ट 30 मिनट में अगेन 15 मार्क्स का, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। और ऑब्वियसली सेकेंड आवर्स पे सेम पैटर्न आप फॉलो करें। 30 मिनट में 15 मिनट हमने दिया है। ये दिस इज मॉडल टूवर्ड्स 120 सेकेंड फॉर ईच मार्क्स, राइट। बट इन द थर्ड आवर देयर इज अ स्पीड, जो कहते हैं कि 20 मार्क्स को लिखना ही होगा 30 मिनट में, और 20 मार्क्स को, यानी 60 मार्क्स आप ऐसा लिखें जो आपको फुल्ली तरीके से एक सेफ जोन में ले लें, और उसके बाद रेस्ट 40 मार्क्स आपको अवॉर्डिंग जोन में ले। सेफ जोन मींस एटलीस्ट 50 आउट ऑफ 60, एंड नेक्स्ट 40 आपको एडवांटेज जोन में ले। ये एक मॉडल। दूसरा मॉडल ये है कि आप एवरेज परफॉर्म करें, और 20 नंबर मतलब हर 30 मिनट में 20 मार्क्स के एवरेज को परफॉर्म करने की आदत डालें, और अल्टीमेटली 20 मार्क्स आप रिजर्व करें लास्ट में फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू, करेक्शन एंड ऑल। चॉइस इज योर्स। इसमें हमने फुल फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, 2 डिफरेंट मॉडल डाले हैं। और मेरा एडवाइस आपके लिए ये है वेरी क्लियरली, कि आप जब भी तैयारी करें बैठ करके, नीचे वाले मॉडल यानी कम से कम 20 नंबर का लिखना आप जरूर करें विद इन 30 मिनट। आपको टाइम का अंदाजा मिलेगा, और एग्जाम में आप यदि स्लो भी रहे और कंफर्ट भी रहे, थोड़ा सोचेंगे भी, तब भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में। और यकीन मानिए 20 को 25 मत कीजिएगा, क्योंकि वैसा करेंगे तो आप अपने लिए अपने टाइम वेस्ट करेंगे। तो दिस वाज द मॉडल फॉर टाइम मैनेजमेंट। एंड उसके बाद 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे वर्ड जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये चारों एग्जैक्टली मेरे वर्ड नहीं है। हमने क्या किया, क्वेश्चन पेपर्स देखे और सारे क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन को देखा, जनरल इंस्ट्रक्शन। ये वही जनरल इंस्ट्रक्शन है जो हर जगह, हर पेपर में हर साल रिपीट होता है। उसका हमने एक कलेक्शन कर लिया, और इसके ऊपर एग्जामिनर एग्जाम में बोलेंगे भी, मतलब ये कंसर्न इंस्ट्रक्शंस हैं। तो थोड़ा सा और आप जरा देखें। सो क्लियरिटी, ब्रेविटी, लिजिबिलिटी एक्सपेक्टेड इन आंसर, मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर इलिजिबल राइटिंग, ये बोला जाता था पहले, अब पता नहीं क्या है। मार्क्स एज यूजुअली डिडक्ट करते नहीं है, बट इट इज अ डिस्टर्बिंग फॉर द एग्जामिनर कि वो पढ़ेंगे तभी तो अवॉर्ड करेंगे, समझने में स्ट्रगल करना पड़े तो मुश्किल हो जाता है। आंसर शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय ब्रीफ रीजंस, preferably by case law, and or by the underlying principle,
थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर लें तो रेफरेंस टू द लॉ। सो व्हाट एवर यू विल राइट, इसको थंबनेल बना लीजिए। आप जो कुछ भी लिखेंगे स्पेशली इन पेपर 1, नाइनटी 99% वो सपोर्टेड रेफरेंस के साथ होगा। पेपर 1 में आपके पास स्कोप नहीं है कि आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें, आपको सपोर्टेड रेफरेंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव अदर ऑप्शन। और जितना ज्यादा आप सपोर्टेड रेफरेंस के लिए जाएंगे, सपोर्टेड रेफरेंस में 3 तरीके का सपोर्ट है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ लॉ, उसका रिप्रोडक्शन, दूसरा स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ लॉ या रूल्स। ये तीनों वो हैं जो कि बहुत लिमिटेड फॉर्म में, और तीनों की यदि आप डायग्राम बनाए ना, तो आपके पॉकेट में सबसे कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा आप रखेंगे तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, देन स्टैट्यूटरी रूल्स एंड स्टैट्यूटरी पार्ट। और जब केस लॉ की बात करें तो वो एक पूरा स्पेक्ट्रम है, बहुत छोटा करना पड़ेगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लिमिटेड है, और कहीं से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज योर आर्ट टू फेच मार्क्स। केस लॉ सपोर्ट करें जहां रिक्वायर्ड है, जहां रिक्वायर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सपोर्ट करने का, सपोर्ट भी करें, रिप्रोड्यूस भी करें। आपके मार्क्स को यदि आपने इस तरीके से किया, सपोर्टेड करके सारे क्वेश्चन को आंसर किया, हाँ ऑफकोर्स ये जो सपोर्टिंग पार्ट है वो 2 नंबर के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं, उसमें सपोर्ट ढूंढ करके टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, स्पेशली फॉर द 5 मार्क्स एंड ऑनवर्ड्स। जो एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं पूरे पेज और 2 पेज या 3 पेज में आप लिखेंगे, वहां पे इसकी जरूरत है। हाँ, छोटे क्वेश्चन में आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय कोड, जैसे सेक्शन आर्टिकल 21, आर्टिकल 19(1), इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। यदि टाइम अलाउ करे, दैट इज योर ओन डोमेन, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो दिस इज फॉर द टाइम मैनेजमेंट इनटू द एग्जामिनेशन। और आप रियलाइज कीजिए कि कैसे आप वहां पर होंगे और कैसे ये टाइम मैनेज होगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बट बहरहाल मैं इस पे ये 6 ब्लॉक से आगे थोड़ा सा 1 to 5 में भी जाऊंगा मैं, बट इसके पहले मैं पहले जानना चाहता हूँ कि कैसे ये इवॉल्व हुआ था। चेकलिस्ट हमने डेवलप किया था कटिंग एंड ओवरराइटिंग। पहले मैं इससे कंसर्न रखता था कि कटिंग एंड ओवरराइटिंग नहीं करनी है, इट इज योर स्टेट ऑफ माइंड रिफ्लेक्टिंग बिफोर द एग्जामिनेशन कि यू आर कंफ्यूज और नॉट कंफ्यूज। इम्फेसिस एंड हाईलाइटिंग से मुझे बचना है, क्योंकि कई बार मुझे 2-3 लाइन में नीचे अंडरलाइन करता था। ओपनिंग बाय जनरल इन स्पाइट ऑफ स्पेसिफिक, ओपनिंग पैराग्राफ क्या होना चाहिए इसको लेकर के मुझे बड़ी परेशानी होती थी। अवॉइड एनी काइंड ऑफ ब्लफ एंड ओवर स्मार्टनेस। आप ये मत समझिएगा कि एग्जामिनर को यहाँ से वहां घुमा देंगे, वहां से वहां घुमा देंगे और यहाँ से ये ले लेंगे। दे आर स्मार्ट इनफ, इवन उसका अटेम्प्ट भी आप मत लीजिए। सिवाय इसके कि पूछा गया मुझसे आर्टिकल 19 या 14, अब मैंने करेक्टली आंसर किया आर्टिकल 21, पूछा गया आर्टिकल 14 और हमने आंसर किया 21, मेरा आंसर 100% करेक्ट है। हमको कितने नंबर मिलने चाहिए? 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 10 नंबर रख लीजिए, कितने नंबर मिलने चाहिए? मैंने पूरा एलिब्रेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, फाइंडिंग्स लिखी, 5 केस लॉ, नथिंग इज रॉन्ग। यस, वी डिजर्व
0। बट इस एग्जाम में कुछ न कुछ मार्क्स अवार्ड होते हैं आपके इस कोशिश के लिए। ऐसा कोशिश आप कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कीजिएगा 0, मिल गया तो आपको रिवार्ड है, यदि नहीं आता हो तो। अदरवाइज अदरवाइज इसको दूसरे सेंस में लोग क्या करते हैं कि मुझे नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, यानी आर्टिकल 14 मुझे आता ही नहीं है और टाइम मेरे पास है, मैं क्या करूं। तो मैंने क्या किया, स्ट्रेटेजिकली ही ये काम कर दिया कि लो, मैं तो ये जानता हूं, इट इज हैपनिंग। कुछ ना कुछ फेच हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है और कई बार स्मार्टली होता है। जैसे एक बार एथिक्स के क्वेश्चन में एक सवाल पूछा गया था, जब आप एथिक्स में सेक्शन 35 पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्ड है रीजन टू बिलीव और एक और फ्रेज आता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। अब जरा देखिए, रीजन टू बिलीव एंड स्टैंडर्ड टू प्रूफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रीजन टू बिलीव इनिशियल स्टेज और स्टैंडर्ड टू प्रूफ थ्रू आउट ट्रायल स्टेज। क्वेश्चन में पूछा गया था स्टैंडर्ड टू प्रूफ और एक बंदे ने लिख दिया रीजन टू बिलीव। एग्जैक्टली एकदम सही सही पूरा लिख करके आ गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसको 3 नंबर मिले। इट मे बी बाय मिस्टेक, इट मे बी बाय लैक ऑफ नॉलेज, 3 नंबर मिले उसको। कॉपी भी हमारे पास है, मैं दिखा भी सकता हूं, बट बहुत सारे लोगों को ये मन में एज ए मैटर ऑफ राइट ले लेंगे क्योंकि सारे वकील इक्विटी इक्विटी प्रिंसिपल लेकर बैठ जाएंगे, उसको तो मिला, हमको भी मिलना चाहिए। So that's why I can't show that marks because वो डिजर्विंग नहीं है, मिल जाता है, रिवार्डिंग हो जाता है, एप्रिसिएशन कह लीजिए, बट डोंट बिलीव इनटू देम। कई बार थोड़ा सा शिफ्ट जो है ना वो हम पकड़ नहीं पाते, लाइक स्टैंडर्ड टू बिलीव, सॉरी रीजन टू बिलीव एंड स्टैंडर्ड टू, में डिफरेंस हम नहीं कर पाते। मुझे लगता है दोनों एक ही चीज है और हम वो कर पाते हैं। हमने थ्रू आउट आवर डिस्कशन इन सारे डिफरेंसेस को क्रिस्टल क्लियरली अलग करने की कोशिश की है और जो समझ में आएगा। और अब मुझे नहीं लगता है कि इस ग्रुप में रेगुलर अटेंड करने वाले या आइदर इन एनी मोड दे विल डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक। तो इट इज कम्स अंडर द अवॉइड एनी काइंड ऑफ ब्लफ एंड ओवर स्मार्टनेस। अच्छा, दूसरा बात यह है कि दूसरा एग्जाम्पल भी हमने वो सर्किल वाला कई बार दिया है कि लोग अपना बोर्ड ले जा करके वहां पे मार्क्स स्कोर करके आते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बतला दूं, इसी स्लाइड का एक हिस्सा है जो हमने आगे परफॉर्म किया था। ये देखिए, पहले मैंने जो टेबल अभी दिखाई उस टेबल के मार्क्स को मैं पहले इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता था। देखिए, इवन मैक्सिमम पेज भी मैं मार्क करता था और कितना टाइम लगना चाहिए और कितने मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे कैसे लिखना है। ये और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये टेबल, जो टेबल अभी नहीं है, ये बैंड में आपको रहना है। 60 to 70% मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और इस बैंड को आप कैसे अचीव करेंगे, यदि आपका सारा क्वेश्चन, सारा आंसर सपोर्टेड रेफरेंस के साथ है एंड टू द पॉइंट, आपको ये बैंड बड़े आराम से मिलेगा विदाउट सपोर्टिंग एनी केस लॉ। केस लॉ स्पेशली मैं बोल रहा हूं, सिर्फ आर्टिकल, प्रोविजन ऑफ लॉ, सोर्स को आप सिर्फ कनेक्ट करेंगे, डेराइव्ड फॉर्म को कनेक्ट करने की जरूरत है। टू द पॉइंट रहना, प्लस कहां से वो आ रहा है, किस प्रोविजन से सोर्स है, उसको बस कनेक्ट, उसका रेफरेंस दे देना है। बहुत इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। तब मैंने कहने का मतलब ये, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट रूल पढ़ लिया, अब मैं कोई केस लॉ नहीं पढ़ रहा, अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा सीधा, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर करूंगा।
अब मैंने आंसर किया तो आंसर में आया तो भई कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट ले लिया। वहाँ से सब्सटेंशिएट किया और उसके बाद आंसर करके आ गए। ये पर्टिकुलर फॉर्म एग्ज़ैक्टली आपको इस बैंड में ला करके खड़ा कर देगा। उससे ऊपर जाने के लिए जितना मेहनत आपने यहाँ किया है, उससे डबल दूसरे थर्ड में जाने के लिए और थर्ड में जितना मेहनत किया है, उससे डबल सेकंड एंड सो फोर्थ आपको ये स्लैब दिखाता है कि इस तरीके से आप स्लैब को इम्प्रूव करेंगे। स्टेप्स आर देयर। आप सोचिए कहाँ-कहाँ करेक्शन करेंगे, कैसे-कैसे आप इम्प्रूव करेंगे और ये तभी होगा कि हर क्वेश्चन को आप बैलेंस हिट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। सिर्फ ये टेबल मुझे आप लोगों को दिखाना था और ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो दिखाना था। सिनॉप्सिस देखिए, हमको लगता था कि पहले सिनॉप्सिस लिखो, पॉइंट वाइज़ लिखो, टू द पॉइंट लिखो एंड रेफरेंस लिखो। ये लाइन को आप देखें ना। फ्लॉलेस राइटिंग टाइम जिसके अंदर आपकी सिनॉप्सिस भी होनी चाहिए, पॉइंट वाइज़ आंसर भी होना चाहिए, टू द पॉइंट भी होना चाहिए, रेफरेंस भी होना चाहिए और इतना ही करके आप आ गए, तब आपको एक अच्छे खासे मार्क्स का आप एक्सपेक्टेशन में लग जाएँगे। और इसके लिए जो मैक्सिमम अलॉटेड टाइम था, वो टाइम भी हमने ये कर रखा है। 30 मिनट से 45 मिनट का गैप है, 25 से 30 मिनट का है। मैक्सिमम पेजेज़ मेरी औकात थी कि आधे घंटे में 45 मिनट में 5 से 6 लिख पाऊँ और 5 मिनट के अंदर 1 या 2 डिपेंड ऑन योर फ्लो एंड थिंकिंग लेवल एंड एग्जीक्यूशन लेवल। इस पे मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ बिकॉज़ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बगैर दिस स्ट्रैटेजी इज़ मच इम्पोर्टेंट। आपको देखिए, एक चीज़ और हमने यहाँ लिखा था द थ्रेशोल्ड रिस्क एंड एरर एनालिसिस एंड कंट्रोल ओवर प्रोसेस एंड execution. This is the complete answer. Complete answer means वेल विद इन अलॉटेड टाइम और इसके बाद हमने ये चीज लिखा था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मीन्स सॉरी कंटेंट इंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट हार्डवेयर मीन्स स्ट्रक्चर मतलब प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए स्ट्रक्चर भी होना चाहिए और उसका आंसर भी करेक्टली होना चाहिए सो फ्लॉलेस एरर फ्री एंड अप टू स्टैंडर्ड यानी लॉजिकल इंटीग्रिटी क्लियर होनी चाहिए राइटिंग स्पीड अपने आप फ्लो में आ जाएगा फ्लॉलेस का मतलब ये है कि जब आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर है लॉजिकल यू नो कॉपी पर जब आप बहुत सा घिसा पिटा देखेंगे कटा फटा देखेंगे दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द परफॉर्मर ऑन द स्पॉट क्योंकि उसके मन में कंफ्यूजन है तभी तो वो कटता अरे ये नहीं फिर वापस तब कट करके फिर वापस आते हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है और क्लैरिटी जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है आपके ब्रेन की क्लैरिटी कितनी है आपने यदि प्रैक्टिस प्रॉपर कर रखा है तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा ना इवन हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम आएगा अच्छा दिखेगा भी कटा हुआ भी नहीं होगा रीडेबल भी होगा और जब हम बड़ा ही मतलब भाग करके कहीं कुछ न कुछ ए को बी पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है अब जैसे मेरे स्पेलिंग मिस्टेक होते थे तो ई को सी पढ़ ले कहीं पे बट वो अच्छा समझ ले बस कोशिश ये रहती रहती थी कैसे भी घसीट के भागो ये सारे कुछ जुगाड़ अपने आप ब्रेन में आने लग जाते हैं जब आप ट्रैप होते हैं तो कई बार पकड़े नहीं जाते कई बार पकड़ाता है और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमने ये डेवलप किया था दिस इज द आरटीईपी रियल टाइम एनवायरनमेंट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेना और उसको लेकर के कई सेशन हमने ब्रेक किए थे और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट में बतला दूं एक सेशन भी हमने बैठ करके पूरा नहीं कर पाया बिकॉज एग्जीक्यूशन मेरा बहुत नील था और थिंकिंग मेरा हाथ से ज्यादा था और दोनों एंटी बॉडी टू ईच अदर है यदि आप सोचेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो सोचेंगे
और एक परफॉर्मेंस के, ये डिस्टिंक्शन मैं उस समय नहीं कर पाया था। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज एनालिटिकल कंट्रोल ओवर रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड दिस माइंड माउथ पेन सिंक्रोनाइजेशन। जो मैं माइंड में सोचूंगा वही मैं बोलूंगा और वही मैं लिखूंगा। इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ रिजोल्यूशन। इसीलिए मैंने मतलब जब भी कोई कुछ बोलता था तो मुझे लगता था कि जो जो मैंने बोला क्या वही लिखा था तो अच्छा लगता। सो दीज आर द समथिंग डिफरेंट थिंग जहां से हमने उसको इवॉल्व किया और क्रिस्टलाइज किया। और अल्टीमेटली आप देखिए, फिर हमने इतने सारे टाइम टेबल बनाए, इस डेट को इस टाइम को मुझे ये करना है, और किया एक भी नहीं। देख रहे हैं मतलब कितने दिनों की, यहाँ पर आप देखेंगे तो डे 5 डे 6 करके लिखा हुआ है। कुल मिला करके देखें तो ये लास्ट के 4 5 6 19 करीब 10 दिन का ये शेड्यूल है। 10 से 13, 3 दिन इधर और यहां से 5 से 8। कैन यू बिलीव दिस के लास्ट मोमेंट में 5 से 13 एक सप्ताह का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हमने। अब बैठ करके पढ़ाई करने के बजाय मैं ये काम करता, बताइए कैसे पास करेगा इंसान। एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं, प्लानिंग और सिर्फ प्लानिंग चलती थी। इससे आप लोग बचिए क्योंकि ये सारा कुछ हमने करके दिया हुआ है आप लोगों को। और यदि आप लोग कहेंगे देन वी कैन डू दैट। सेव योर टाइम टू परफॉर्म। और अभी आपके लिए 1 महीने का टाइम, सर टुडे इज 12, सर मोर देन अ मंथ। बाकी सब तो ठीक है, ये संडे 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 सबसे सही है। ये खुशी जाहिर करता है संडे के नाम पे हम। नहीं नहीं, ये जो संडे वाला जो पार्ट है ना अजय जी, वो मैं एक चीज को लेकर के बहुत सीरियस था। वो सीरियस इस बात को लेकर के था कि रिवाइवल रेस्ट में ही होता है। यदि आप ब्रेन को संडे को भी ऑक्यूपाई कर देंगे ना, तब फिर आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली हाफ 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 होता चला जाएगा और एक्सपोनेंशियली डाउन होगा। तो जितना ये संडे परफॉर्म संडे करना बोलने जरूरी से है, हमारी हिम्मत बढ़ गई जितना कि परफॉर्म करना एक दिन भी जरूरी इतना भी है, प्रिपेयर हो सकता है, सो वी कैन डू इट। उतना सोना भी जरूरी है। ब्रेन आपका रिलैक्स रहना चाहिए, ब्रेन थका नहीं रहना चाहिए, तभी वो अपने मन का कर पाएगा। अभी देखिए एक चीज देखिए, मान लीजिए कि हमने पढ़ा ये डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, मैंने नहीं पढ़ा एग्जामिनेशन के समय में, पूरा पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ा, मेरे दिमाग में खटक रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर छूटा। अब मैं क्या करूंगा, एग्जामिनेशन दिन सुबह में डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर पढ़ूंगा, उससे 4 केसेस लीडिंग केसेस ढूंढूंगा और एग्जामिनेशन के अंदर जाने से पहले ढूंढ रहा हूँ। अब हो गया, अब मैं संतुष्ट होकर के एग्जाम में बैठ गया। पहले गया बाथरूम टॉयलेट, वहां से आया, हाथ पोछला, आराम से वहां बैठा और उसके बाद भगवान को प्रणाम किया, कॉपी आया, क्वेश्चन आया, प्रणाम किया, उसके बाद आंख बंद करके अब फिर हमने आंख खोला कि देखा ये क्वेश्चन में है। जब क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में देखिए, पूरे सुबह की मेंटालिटी वो क्या करेगा, देखिए पूरे क्वेश्चन में मैं ढूंढूंगा डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर है और वो नहीं मिलेगा। इतना मैंने सिर्फ पहले ही नहीं, लास्ट मोमेंट क्यों मैं वैसा करूं यार। उससे पहले मैंने ब्रेन में जो उस दिन से पहले जितना भी पढ़ा हुआ और क्यों में है, वो सबके ऊपर वो हावी है और वो मैं रिकॉल नहीं कर पा। आई एम फोकस ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, जो हमने पढ़ा शायद 2 या 3 नंबर का वो। मैंने क्या किया, मैंने सारे दिन एग्जाम में बस यही किया, मैंने सोचा कि छोड़ो यार, जो होना होगा होगा, जितना मैंने पढ़ लिया है ना उस पर भरोसा करो। एग्जाम के दिन किसी ने भी मुझे नहीं देखा कि मैं कोई पेज पलट रहा हूँ। अब बड़े आराम से पूरा सोया, सुबह में उठा, नहाया धोया, आराम से वहां पर गए और सबको देखा, ऑब्जर्व किया बहुत फेयरली कि कौन कितना पैनिक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है उस समय में।
कौन कितना परेशान है, कौन कितना लेट से आ रहा है, एग्जामिनर के क्या एटीट्यूड है, उनके चैलेंजेस क्या है। सो उस समय जब फोकस आपका क्लियर हो, मुंह बंद हो, सब कुछ फुटबॉल की तरह दिखता है। वो ऑब्जर्वेशन, और जैसे ही मैंने ब्रेन में थोड़ा टेंशन आने लगे, लंबी लंबी 5 ब्रीथ लिया, काम डाउन, बस योगा का ये स्टेप था। 5 All is कंसर्न, well. 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगता था। एंड आई वाज नॉर्मल। ऑक्सीजन जाएगा ब्रेन में तो वो नॉर्मल होना है। क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन आने के बाद पता चला कि आधे क्वेश्चन मुझे नहीं आते। अब तो पेन तो रुक गया। अब क्या करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था, आ रहा है वो एग्जाम्पल बेस्ड, कुछ ये आ रहा है, कुछ वो आ रहा है, वो रिकॉल नहीं हो रहा है। तो अब हमने ब्रेन में रिकॉल करना शुरू किया, और तब वो रिकॉलिंग शुरू होता है। अदरवाइज कोलैप्स सिचुएशन। यदि आप लास्ट मोमेंट में अपने आप को एंगेज करके रखेंगे और उसके बाद यदि वो चीजें नहीं आया या वो आ भी गया, तो उतना सेटिस्फेक्शन है आपके लिए, बाकी के रास्ते वो ब्लॉक करके जाए। और आदमी अपने दिमाग को तभी चलाता है ना जब फुल रिलैक्स हो। तो हम हमेशा वो बदमाशी और कारस्तानी और कुछ नया इफेक्ट देने वाली बात होती है ना, वो तब आपको चलेगा ना जब आपका ब्रेन वहां पर रिलैक्स है ना। ये नहीं, मुझे ये करना है, इसे नहीं, ऐसे समझना। ये चीज हमने एग्जामिनेशन हॉल में किया, और ये सारा बनाया जरूर बट एग्जीक्यूट कुछ नहीं किया, और नतीजा रिजल्ट फेल। तो ये तो अब आप देखिए, टीचर की तैयारी कर रहे थे, इतनी मेहनत हाँ, करी एक आपने, मेरे जिस स्टेज से आप अभी गुजर रहे हैं ना मैम, आपका एम है था ये, आई वॉज ऑल्सो इनटू आपका दिस। एम नहीं था पास करना, आपका एम था तो टीचर उन सारी टेस्ट चीज को मैं अरे टेस्ट भी कर रहा था कि यदि मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, यदि मैं वैसा करूं तो क्या होगा, और वो मैं करता था। ये देख लीजिए सर अल्टीमेटली। आगे बढ़ने से पहले हाँ, 2 छोटे सवाल हैं। जो आपने पीछे अवॉइड का चेकलिस्ट था, उसमें हाँ, एक था अवॉइड हाइलाइटिंग एंड एम्फसाइजिंग, उस पे हम्म, प्लीज एलैबोरेट करें। सेकेंडली, एक और हाँ, आपने पॉइंट रखा था कि एक बार स्क्रीन पर लेंगे प्लीज। एक मिनट में ला रहा हूँ। हाँ, यस, ओपनिंग बाय जनरल इन स्पाइट ऑफ स्पेसिफिक, इन 2 पे प्लीज एलैबोरेट कर दें। ये पहले परसेप्शन था, हमने डेवलप किया था, बट द थिंग इज इस पे स्पेशल एम्फेसिस डालने की जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि आप लोगों के ब्रेन से जो भी निकलेगा वो क्लियर में निकलेगा। ये है कि पहला पैराग्राफ जब हम ओपन करते हैं, तो उस पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, वो पूरे नीचे जो आप लिखने जा रहे हैं उसकी पूरी गाइडलाइंस होनी चाहिए। इट्स अ जनरल, राइट। आप जो जो पॉइंट अभी देखिए, पहले पैराग्राफ का एक बहुत बड़ा आर्ट है। ये आर्ट में ये बतलाऊं कि जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप लिखेंगे या किसी पैराग्राफ को लिखेंगे, तो आप ये लिखेंगे कि लिमिटेशन है, एप्लीकेशन है, हिस्टोरिक डेवलपमेंट है। जैसे हमने कल एक डॉक्यूमेंट दिया था, कैसा लगा वो डॉक्यूमेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे, हाउ वाज दैट। अब यहाँ क्वेश्चन यहाँ ये है कि पहले पैराग्राफ में यदि मैं ये लिखूं पहले लाइन में कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की हिस्टोरिक डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन एंड the application and limitation and recent use, ये 5 वर्ड हमने लिख लिए एक लाइन में। अब ये हमारे लिए गाइडलाइंस है कि मैं ये 5 वर्ड्स को 5 पैराग्राफ में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। ये हमारे लिए क्लू है, और वो लॉजिकल इंटीग्रिटी भी। और लास्ट में मैं कंक्लूड करेंगे, इसलिए देखो बेसिक बहुत अच्छा है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होने वाला है। ये बहुत अच्छा हुआ और पूरे देश को दिशा निर्देश मिला। सो दिस इज द स्ट्रक्चर केम्स इन योर माइंड व्हाट आई वांट टू कन्वे। और बहुत अच्छा आपने ये कहा कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ओपन करते हैं कि इस ऑर्डर में ये चीज हम लिखने जा रहे हैं, और उसके बाद आपका पेन फुल स्पीड चलना चाहिए, क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप निकालते ही चढ़ेंगे, क्योंकि सारे बुलेट पॉइंट आपको मिल गए पहले पैराग्राफ में।
और हमने हमेशा ये इस चीज की कोशिश की है कि उसको कई आपको चीज कोई भी चीज बोलना हो एक पन्ना तो आप लोग बड़े आराम से लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 136 आप 5 डिफरेंट आप हमसे तो ये करेंगे, एक तो आप सोर्स के बारे में कहेंगे, फिर उसका स्पेशल पार्ट क्या है वो आप लिखेंगे, उसके बाद आप आएंगे स्कोप, लिमिट, एम्बिट, कंस्ट्रेन, लिमिटेशन, इतना चीज लेते लेते तो 4 पन्ना हो गया, 5 पन्ना हो गया नहीं। हर एक देखिए आपको जो हमने वहां पहले जो दिखाया था टेबल पे जो सीक्वेंस है, कोई भी चीज को कंप्लीट एग्जामिन करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो पहले उसके सोर्स को डिस्कस करेंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी वो डिस्कस करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव के बाद आप उसके स्कोप एंड एम्बिट को डिस्कस करेंगे कि यहाँ हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हुआ नहीं हुआ। उसके बाद आप उसके लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे कि इस समय ये अप्लाई होगा, इस समय नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन नहीं है। फाइनली एक दो एग्जांपल सब्सटेंशिएट करेंगे, हम क्लोज है। तो कोई भी बुलेट पॉइंट आपको दिया जाए, ये पांचों पैरामीटर पर आप लेकर के निकल गए ना, अच्छा खासा लिखा ही जाएगा। आपके ब्रेन में इतने मटेरियल हर पैरामीटर्स को लेकर के हैं और बहुत ज्यादा है, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू ऑर्गेनाइज इन योर ब्रेन। और इसीलिए हमने ये जनरल इन स्पाइट ऑफ स्पेसिफिक लिखा। ये आपका पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्या था अजय जी? Why not to emphasize or highlight? यस, एम्फसाइज एंड हाईलाइट के बारे में मैं खुद अभी तक क्लियर नहीं हूं। सिंपल सी बात मैं आपको एडमिट करूं, क्योंकि मैं क्या करता हूं, बड़े प्यार से बुलेट पॉइंट को लिखता हूं और कैपिटल वर्ड में पूरा सेंटेंस लिख करके उसको अंडरलाइन करता हूं, क्योंकि मुझे वो अटेंशन ड्रैग करना है वहां एग्जामिनर का, फॉर द कन्वीनियंस फॉर देयर ओन यूज। मतलब हमारा प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का है कि उनको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वो जो चीज वो ढूंढ रहे हैं उनको मैं दे रहा हूँ। राइट सर, वही मेरा भी थॉट प्रोसेस यही है कि पूरे अच्छा, मटेरियल में हम कहाँ एक बात और भी है, यदि आपका जैसे मैं बुलेट लिस्ट में लेता हूँ, लिस्ट पॉइंट पे यदि मैं डिस्कस करूं तो हर एक पॉइंट बुलेट टाइप से ऑलरेडी आया हुआ रहता है, वो कहीं पैराग्राफ के बीच में लॉस्ट नहीं दिखता। someone is habitual to write a one page paragraph, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में कहीं लॉस्ट होता, वहां उनको अंडरलाइन करने की जरूरत। सो उस चीज को मैंने अवॉइड करने की कोशिश की है, और फर्स्ट पॉइंट पे ही एक बुलेट पॉइंट लिया, उसके बाद 2 लाइन उसको एलिबोरेट कर दिया, या फिर बुलेट पॉइंट को हटा करके सिर्फ एलिबोरेट कर दिया बुलेट पॉइंट ऑटोमेटिकली उसमें। क्योंकि बुलेट पॉइंट हम इसलिए लेते हैं ना, क्योंकि मुझे पता होता है कि इस पॉइंट पे मुझे फोकस करनी है, एक लाइन वहां डेडिकेट करना है। उसके लिए या हम बुलेट पॉइंट ना ले। फॉर एग्जांपल एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा हूं थोड़ा सा, शायद वो इस मशीन पे नहीं होगा। इसका लाइव एग्जांपल ये है कि कल जो हमने बेसिक डॉक्ट्रिन के जो पार्ट आपको भेजे हैं, जो 6 पेज के हैं, उसमें सर्टेन बुलेट पॉइंट हैं, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 करके। उस बुलेट पॉइंट को आप हटा दीजिए, पैरा नंबर हटा दीजिए, एक अच्छा खासा आर्टिकल बन गया, राइट। अब उस आर्टिकल को या तो इमेजिन कीजिए कि आप बुलेट पॉइंट के बिना लिख रहे हैं या बुलेट पॉइंट के साथ लिख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर पड़ेगा। एक बुलेट पॉइंट लगा दिए तो उसका मतलब ये है कि वो अच्छा सा कोट पहन लिया, टाई पहन लिया और आराम से अब सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और वो बुलेट पॉइंट हमने हटा दिया, मतलब ऐसा लगता है कि उसका कपड़ा उतार के छोड़ दिया। तो तुम समझो कि क्या है इसके अंदर। सो सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कभी वो रिक्वायर्ड है, कभी वो रिक्वायर्ड है, कभी उसकी जरूरत नहीं होती है। और कई बार आपको देना होता है कि लो ये आंसर है भाई, ये भी हमने लिखा है, ये भी हमने लिखा है। उस समय तो बुलेट पॉइंट कहीं ना कहीं काम आता है। दैट यू हैव टू डिसाइड योर ओन कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, व्हाट इज योर हैबिट। क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेज एट दिस मोमेंट बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट।
Am I clear up to this point or not? राइट। अभी देखिए, मैं यहां पर इस पॉइंट पे था, थोड़ा सा और मैं गो थ्रू हो लूं। ये बहानेबाजी आपने, हाँ एक चीज और था उस समय मैं सोचता था, और हाँ उस समय ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट मच लेटर, इट वाज द ईयर 2019। इस समय लीडिंग केसेस हमारे पास बस इतने ही होते थे टोटल, इससे ज्यादा नहीं थे। इट वाज 44, आज ऑलमोस्ट डबल है। उसी समय हमने ये कॉलम 3 वाला जो बीच वाला जो था वो हमने डेवलप किया था। और जिस जिसको हमने बोल्ड कर रखा है, हाँ ये भी मैं आपको बतला दूं, जिस जिसको हमने बोल्ड कर रखा है, इट वाज माय प्लान ए। दैट्स इट। अब देख सकते हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले बड़े बड़े जजमेंट को प्लान ए में दे रखा था, प्लान बी यानी क्रिमिनल केसेस और ये सारा सब कुछ हट रखा था। अब देखिए इसमें कोई भी क्रिमिनल केस है, आपको नहीं दिखेगा। दीज आर ओनली जो मेरी चॉइस थी, जो मेरा मतलब इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट मार्क्स से बिल्कुल अलग था। छोटा छोटा करके मार्क्स ज्यादा स्कोर किया जा सकता था, हमने उस सारे को इग्नोर कर रखा और इंटर रिलेटेड को ले रखा था ताकि मैं परफॉर्म करूंगा, और वो परफॉर्मेंस हो नहीं पाता था 3 घंटे आधे घंटे के अंदर। आई होप कि आज के डिस्कशन की स्ट्रेटेजी अच्छी खासी आप लोगों को डेवलप करने के लिए समझ में आएगी। और लास्ट में हमने ये सारे पॉइंट्स लिखे थे, ये भी देख लीजिए आप। आर्टिकल 21, 32, 124, 129, 137, 143, 368, इसको हमने पढ़ा समझा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग केसेस, उसी समय मेरे दिमाग में आया था ये बात। और ये देखिए, ये सारे चीजों में मैं 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करता था, सिनॉप्सिस, डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस एंड रीसेंट। इसमें से किसी भी एक पॉइंट को टच करके आप आगे बढ़ सकते हैं और कंप्लीट लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये आपके पास इतना सारा पैरामीटर है किसी चीज को बोलने के लिए, और कि क्यों लिखना है, कैसे लिखना है। 5WH का कॉन्सेप्ट भी है। तो वैसे भी आप पूरा करें तो आप अच्छा खासा लिख लेंगे। कोई कहने का मतलब ये है कि इनफैक्ट राइट नाउ आपको कोई भी टॉपिक दी जाए तो आप पूरे 1 घंटे बोल लेंगे और लिख लेंगे उस पॉइंट, isn't it? And these are the certain questions जो इम्पोर्टेंट थे उस समय, वो हमने लिखे थे, ये लिस्ट बनाई थी। नाउ सेम थिंग इज बीइंग डेवलप्ड हियर इन लाइक दिस। ये दिस इज द वेरी मैच्योर्ड स्टेट। और उस समय हमने जो 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, पॉइंट नंबर 1, अब आप लोग अच्छे तरीके से समझिए इस चीज को, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स। देखिए थॉट प्रोसेस कितना एडवांस हो गया अब आने के बाद, क्योंकि पहले कुछ अलग था बच्चों की तरह, अब मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या मटेरियल देखूं, पहले मुझे ये बताओ, मटेरियल के अलावा बाद में बात करेंगे, और वही मुझे कन्फाइन रहना है, फालतू चीज नहीं लेना है। देन आई टेकन द बेयर एक्ट, सॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन, डीडी बसु के सेलेक्टेड यूनियन जुडिशरी के पेजेस, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम एज रिक्वायरमेंट। यदि आपको जेरोक्स करानी है तो उसकी फोटो कॉपी ऑलरेडी वहां पे रखी हुई, क्योंकि एक बुक को बार बार फोटो कॉपी कर करके पूरे बुक को ही खराब कर दिया है लाइब्रेरी का। तो हमने उसको क्या किया कि पूरा एक फोटो कॉपी कराई, एक कॉपी फोटो स्टेट वाले को दिया कि ये तुम रखो, जो कोई भी आएंगे लेने के लिए उनको दे देना। जो लाइब्रेरी 1 का फोटो स्टेट है वहां पर आपको ये मिलता है, वो कंप्लीट है यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147। नाउ एंड बेयर एक्ट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट।
बेयर एक्ट में जो आपको रखने हैं, और वो होंगे आपको सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बेयर एक्ट ओनली, कमेंट्री में सिर्फ शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन, डीडी बसु का, यूनियन जुडिशियरी। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑन एससीआई बाय द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, और ना मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, ना मैं सोचना पसंद करता हूँ। रितु ने अभी खाली कप रख रखा है कि अजय जी को जब भी देखिएगा तो आप पीते रहिएगा, ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो। नाउ नेक्स्ट इज, सर ये मैडम के लिए था। अब क्या बताऊं, मुझे लगता था ये मेरे लिए है या यूं कहें मेरी बेचारगी के लिए है। चलिए अजय जी आगे चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं एओआर एग्जाम से रिलेटेड, आप ट्रस्ट करें तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को, और यहाँ पर इनफ एंड सफिशिएंट मटेरियल्स हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा कुछ भी मिसलीडिंग नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा रिलेवेंट मिलेगा। और इसके अलावा जो भी मटेरियल मिलेगा वो डेराइव्ड है, वो सोर्स नहीं है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी दिमाग का खिचड़ी पका हुआ है, उसमें गलती होने की संभावनाएं हैं। इसलिए ऑलवेज एंड फॉरमोस्ट ट्रस्ट द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। और ये आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे तरीके से सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक अलग से एक लिंक इनेबल कर रखा है, जहां पे सारे मटेरियल्स अवेलेबल, इवन क्वेश्चन पेपर, इवन लेक्चर्स। सो उसको आप जाएंगे, उस पर आप ट्रस्ट करेंगे। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के आप सर्टेन प्रोविजन है, वो सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट ऑथेंटिक है। इवन सर्टेन थिंग्स डेराइव्ड भी है, वो भी आपको वहीं मिल रहा है। सो रिक्वेस्ट इज ट्राई टू एक्सप्लोर द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट एज पर योर रिक्वायरमेंट। वो कुछ अभी के लिए मिल जाएगा, कुछ फ्यूचर के लिए रह जाएगा, जहां काम आएगा। Third is your examination committee lecture organized by the registry. These are the most important point. ये जो लेक्चर होने हैं, उस लेक्चर में आप ये बहुत कुछ समझ पाएंगे कि क्या आपसे पूछा जाएगा, किस मैनर में पूछा जाएगा, कहाँ फोकस करना है, मतलब एग्जामिनर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्लियरली आपको वहां पता चल जाएगा। समटाइम्स वेगली टू, पता ही नहीं चलेगा एज पर लास्ट टाइम की लीडिंग केसेस में क्या होना है। बट बहुत केयरफुली एंड रिपीटेटिवली आपको इसको समझना पड़ेगा, लाइटली ले नहीं सकते आप। नाउ थर्ड इज, आपको बेस्ट सोर्स है आपके सामने ईओआर एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर सीट ऑफ आरटीआई एनालिसिस, जो अभी अवेलेबल मेरे पास है, उसके थ्रू एटलीस्ट मेरा आंसर सीट आल्सो एंड अदर स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल, जो लगभग बचता नहीं है बट जरूरी है। तो इन 5 लाइन हमने सब कुछ कंपाइल करने की कोशिश की है। हैंडबुक भी एक है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तैयार किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर आपको वो लेना चाहिए। आप यदि कहें तो नेक्स्ट मीटिंग में फर्स्ट 5 मिनट हम लोग ट्रेवल करके और सुप्रीम कोर्ट के, चूंकि होता क्या है ना, मेरे इस ब्राउजर में मैं यूजुअली गूगल क्रोम यूज नहीं करता हूं, मैं फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करता हूं सिंस फ्रॉम इंस्टी डेज। ये मुझे थोड़ा कन्वीनियंट है, प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ पर क्या है कि जो मैं शेयर कर रहा हूं ना, इसको मैं एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दूं, फिर दोबारा लेने का कोशिश करूं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉक करता है बिकॉज ऑफ सर्टेन सिक्योरिटी रीजन। अब मुझे ढूंढ करके उसको इनेबल करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ आएगा, नहीं तो ये फिर उसको दिखेगा ही नहीं उस पॉइंट पर। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो कई स्क्रीन को मैं स्विच नहीं कर पाता हूं, बट विल डू दैट। सो मैं आपको डेमो 10 मिनट के लिए डेमोस्ट्रेट
कर सकता हूं उसके ऊपर, वो जो मैं अभी इन्वॉल्व करना नहीं चाहता। नाउ हाउ टू रीड इट, रीड करने के यहाँ पर 5 डिफरेंट स्टेज है। फर्स्ट आपको नॉलेज है, यानी कोई चीज एग्जिस्ट करता है, आर्टिकल 32 इज देयर समवेयर, और ये है आर्टिकल 32। अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हाट, कि आर्टिकल 32 के इंग्रेडिएंट, अरे उसमें तो आर्टिकल 32(1) भी है, आर्टिकल 32(2) भी है। आर्टिकल 32(1) में कहता है राइट टू द मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, वो भी बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, दिस इज द राइट टू द सिटीजन गारंटीड बाय द सिटीजन। बट दूसरा ये कहता है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और पावर में क्या है, 5 प्रेरोगेटिव रिट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें। सो दीज आर द अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आप एनालाइज करते हैं कि पहले रिट को कब यूज करना है, दूसरे रिट को कब यूज करना है, तीसरे रिट को कब यूज करना है। 5 रिट के बारे में आप समझते हैं। फिर आप ये समझते हैं कि कब इसको इन्वोक किया जाए और कब नहीं किया जाए, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में। सो बहुत कुछ बैकग्राउंड में जाकर के आप समझने का कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं एनालिसिस। कंपेयर करते हैं दूसरे से, इसमें क्यों नहीं जाए, इसमें ही क्यों आए, यानी 482 क्यों नहीं, क्यों 226। So these are the comparison for from other things. So these are the analysis. और analysis के बाद you people are, if someone done properly till analysis without jumping the step, then they are ready to do practice for that particular profession. आप समझिए, प्रैक्टिस के लिए वो तैयार हो जाता है, and ready for the practice. Now start performing, एंड फाइनली परफॉर्मेंस पे आप उसको, ये सब कुछ इनहांस होता रहेगा। तो ये 5 डिफरेंट बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स हैं। आपने आर्टिकल पढ़ लिया, समझ लिया, इट्स नॉलेज। आर्टिकल को थोड़ा और डीप डाउन इंग्रेडिएंट को पढ़ करके अलग अलग कर लिया, लिटिल बिट स्मॉलर एनालिसिस, इट इज अंडरस्टैंडिंग। कोई भी पूछे आप डिस्कस कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। एनालिसिस मीन व्हाट, द कंप्लीट होमवर्क theoretically. Practice means what? That homework you are ready to apply into real life. And performance means what? You are performing into the court. Now move. तो ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। आप किसी भी आर्टिकल पे, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, जिस किसी को भी आप समझना चाहते हैं, इस ऑर्डर में आप समझने का कोशिश कीजिए, मिनिमम टाइम में आप परफॉर्मेंस तक पहुंच जाएंगे। That's what I'm doing. कि हर एक चीज का एक छोटा सा सेक्शन पकड़ा, मैंने जुरिडिक्शन को पकड़ा तो जुरिडिक्शन को समझे। तो किसी भी पॉइंट को समझने के लिए इन चारों स्टेज से आपको जाना पड़ता है। नाउ इसी का दूसरा कॉन्सिक्वेंस है इफेक्टिव कंट्रोल ओवर कोर कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस प्रोसीजर थ्रू आरटीईपी। और आर्टिफिशियली आप इस परफॉर्मेंस को रियल टाइम एनवायरनमेंट प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। रिस्पॉन्स timing as per self-determined practice and allotted time block unit. Time block unit means what? This is the 30 minutes block. First unit and unit. तो किस ब्लॉक के लिए कितना टाइम आपको लगता है, एंड स्पेसिफिक फ्रेमवर्क, मोड, मैनर, मॉडल फॉर रिस्पॉन्डिंग कंसर्न क्वेश्चन। किसको कैसे कंसर्न रिस्पॉन्ड करना है, ये आपको तभी पता चलेगा जब उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा और मैं नीचे जाऊं, जो हाई फ्रीक्वेंसी जोन है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल अलोंग विद सुप्रीम कोर्ट के सर्टेन सेलेक्टेड रूल्स, इस किसी को किसी ने मास्टरी कर ली, यानी इतने पॉइंट्स को आपने कैप्चर कर लिया, +1 जुरिडिक्शन, आपको 70 to 75 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, मैं अभी आपको तुरंत 2 मिनट में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि पहली बात 32, 136, 139A, ये सारे वो पार्ट हैं
जिसके अंडर रेमेडी जाता है, और ये सारे एक्सेप्शनल है फॉर द सुप्रीम कोर्ट ओनली है, किसी और कोर्ट को नहीं है। आर्टिकल 141, 142, 129 ये सारे वो पावर हैं जहां से पावर एंड रेमेडी दोनों फ्लो होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सरसाइज होता है, और यहीं पे सारे क्वेश्चन नंबर फोकस होते हैं। प्लस वन मोर क्वेश्चन कि जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एप्लेट जुरिडिक्शन और रिव्यू क्यूरेटिव जुरिडिक्शन, इनहेरेंट जुरिडिक्शन, reference jurisdiction even. So how many jurisdiction have Supreme Court, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ compartmentalize है into that jurisdiction only. However, यदि आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और सारे पेपर्स को एक जगह कंपाइल करें तो सब में कहीं ना कहीं आपको एग्जॉस्टिव तरीके से ये सारे आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जिसकी समझ आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। That is Article 12, the state, Article 13, अल्ट्रा वायरस, जो अभी आप लोगों ने देखा लीडिंग केसेस में, Article 14, 19 and 21 हाई फ्रीक्वेंसी है। सर्टेन प्रोविजन है जहां से रेमेडी निकल करके आता है, जिसमें आप पिटिशन फाइल करते हैं, दैट इज रेमेडीज, स्पेसिफिक रेमेडीज। दिस इज आर्टिकल 32, आर्टिकल 129 दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आर्टिकल 136 SLP, आर्टिकल 137 रिव्यू एंड क्यूरेटिव, आर्टिकल 139A दैट इज ट्रांसफर जुरिडिक्शन। और ये सारे स्पेसिफिक रेमेडी है, रेगुलर नहीं है, बट सर्टेन ओरिजिनल एंड रेगुलर जुरिडिक्शन इज आल्सो देयर, व्हिच इज आर्टिकल 131 ओरिजिनल, 132, 133, 134 और इन सब के कंडीशन 134A। सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स है, जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बनाता है, उसमें इंक्लूडिंग आर्टिकल 32 ये सारे आर्टिकल हैं, 141, 142, 143, 144 एंड 145। और सर्टेन आर्टिकल हैं जिससे आपको पेपर 2 एंड पेपर 4 में बहुत इनकाउंटर करना ही पड़ेगा, उसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, वो है आर्टिकल 226 एंड 227। और इवन ट्राइब्यूनल 323A and 323B or even article 368, can you ignore it? So we collected 25 articles for you, just आप इसको समझ लीजिए और हो सके तो रट लीजिए। फिर हमने क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, और मैंने किया, और वो ये किया कि कैसे इसको समझा जाए। पहले आर्टिकल को देखा, फिर आर्टिकल के कोर इंग्रेडिएंट्स में ब्रेक किए, फिर हमने देखा कि इम्प्लाइड क्या है, एक्सप्रेस नहीं, इम्प्लाइड उसके अंदर में क्या है, फिर हमने समझा इसका नेचर क्या है, फिर हमने समझा इसका स्कोप क्या है, फिर इसके लिमिटेशंस की बात किए, फिर हमने सर्टेन इंस्टांसेस उसके रिकॉल किए। इसी में से किसी एक इंग्रेडिएंट के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर हमको नहीं पूछा गया तो हम इसी ऑर्डर में से किसी और पॉइंट को चुन करके एक्सप्रेस कर दें, हमारा आंसर कंप्लीट। दिस इज द राइटिंग स्किल। अजय जी, तो या फिर हम इसको सब्सटैंशिएट करें तो दूसरे तरीके से इससे रिलेटेड रूल्स भी होंगे, रेगुलेशंस भी होंगे, इसके प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस भी होंगे, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स भी होंगे यदि है तो, या प्रैक्टिस इन एग्जिस्टेंस समथिंग अलग है तो वो भी एक्सेप्शनल होंगे। अब क्या बचेगा, इन्हीं सारे चीज को हम अलग अलग इन्हीं एंगल से, इन्हीं सारे एंगल से हम देखते हैं किसी भी चीज को और कंप्लीट फील करते हैं, और जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए किसी चीज में नई चीज आपने देखा, यानी 12, आर्टिकल 12 या आर्टिकल 32 ले लीजिए या 136 ले लीजिए, आप इसी लाइन पे देखिए ना, आर्टिकल कौन सा 136, उसका कोर इंग्रेडिएंट क्या है, अब आप उसको एग्जामिन कीजिए, इम्प्लाइड क्या है वो आप उसको एग्जामिन कीजिए, इसका नेचर क्या है, डिस्क्रिशनरी है, एप्लेट है, इसका स्कोप क्या क्या, एवरीवेयर, धरती आकाश पाताल वो सारा है, लिमिटेशन कहाँ है, तो उस पे नहीं जाएंगे, क्या बोलते हैं
आर्म फोर्स वाले पे हम नहीं जा सकते, वो लिमिट है। तो ठीक है। इंस्टांसेस क्या है, भर भर के जो जो जहां से ढूंढ लो वहीं से मिलता है, 2-3 पिकअप करने हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड रूल क्या क्या है, तो ऑर्डर 21, 22 सुप्रीम कोर्ट रूल्स है, रेगुलेशन है, चलो नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन क्या है, उतने लिमिटेशन है, उतने वो है, उतने वो है। एक मिनट सर, प्रिस्क्राइब्ड प्लीज कौन आप सी है, 22 है, एंड प्रैक्टिस इन एग्जिस्टेंस है, हाँ है। तो ये सारे प्रोसीजर आपको इसी एंगल से आपको सारे चीज को चेक करना है, और ये कंप्लीट है। व्हाट लेफ्ट, तो इसको यू फॉरवर्ड आर रेडी कैसे, टू परफॉर्म। एक मिनट एससीआर जो है उसको भी ऐसे कैसे हम पूरे का पूरा करें, जो देयर पार्ट मैम 9 जहां है अभी पार्ट वहां देखे ना, वी आर नॉट ऑन द पेपर 4। प्रदीप कुमार जी काइंडली म्यूट। प्रदीप कुमार जी म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ एकदम क्लियर है, ये हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप उलझेंगे अलग अलग तो पेपर बहुत बड़ा है, लिखना कैसे है वो पता नहीं है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन जब आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हमको इस पॉइंट से पूछा गया, आप इसी एंगल से क्वेश्चन को एग्जामिन करें कि क्या पूछा गया। इम्प्लाइड पूछा गया, नेचर पूछा गया, स्कोप पूछा गया। नेचर पूछना है तो क्या बोलना है, और स्कोप कहना है तो क्या करना है। नेचर मीन्स डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन है या राइट है, राइट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है या एप्लेट जुरिडिक्शन है, दीज आर द सर्टेन नेचर्स। इन सारे एंगल से आपको एग्जामिन करना है। और ज्यादा यदि मन नहीं लगे, टाइम पास करना हो तो चैट जीपीटी पूछिए, बताएगा वो। वो उस एंगल पे हमने क्या किया, ये क्यों, ये कंक्लूजन पे हम कैसे पहुंचे। ये जो लाइन है ना, हाई फ्रीक्वेंसी जोन फॉर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, इन सारे चीजों को लाने के लिए मैंने क्या किया वो मैं आपको अब दिखाना चाह रहा हूं, क्यों मैंने वो कंक्लूजन ड्रॉ किया। और ये जो कंक्लूजन है वो हमने ड्रॉ करने से पहले हमने ये काम किया जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूं। हमने क्या किया, 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए, स्पेशली फ्रॉम रिव्यू एंड क्यूरेटिव जर्नलिज्म 137। सारे क्वेश्चन पेपर जो 2008 से लेकर के उस समय तक जितना था, सारे क्वेश्चन पेपर हमने प्रिंट करके सामने रखे और निकाला। सिर्फ एक ही चेक किया एक साल में कि रिव्यू क्यूरेटिव से क्या पूछा है, आइदर इन पेपर 1 एंड पेपर 4 और एनीवेयर। फिर सिर्फ रिव्यू एंड क्यूरेटिव को पता लगाना शुरू किया तो पता चला ये सारे क्वेश्चंस इतने मार्क्स के। अब जरा देखिए, ये पेपर 4 के पेपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इस साल के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है, एंड पेपर 4 है, और इतने मार्क्स के हैं, और इतने मार्क्स के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली। हमने एक जगह कलेक्ट किया, और यही सारा चीज आप यहां भी देखेंगे जो ऊपर हमने लिखा हुआ है ना। रिव्यू क्यूरेटिव स्पेशल जुरिडिक्शन है, छोटा सा है, इससे ज्यादा छोटा और क्या हो सकता है। हमने सोचा इसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर हमने सारे क्वेश्चंस को एक जगह गैदर किए, और ये कुल मिलाकर के 19 क्वेश्चन मुझे मिला। और उसके बाद इस तरह से हमने सारे पेपर्स को, मैंने पूरे पेपर्स को सारे डिफरेंट सेक्शन में कंपाइल किया कि कहां से क्या पूछा, तो हमारे पास ये टेबल डेवलप हो गया। दिस इज द ईयर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, and this is the marks with article 32, 136, 137 and 139। this is the remedial provision। और इसमें कितने किस साल कौन, आप यहां देख सकते हैं कि 2009 में क्वेश्चन नंबर 4 आप जाकर के देख लीजिए फॉर पेपर 1। this is especially for paper 1 and you will find out this 20 marks question for 32। आप ये देख लीजिए, ये टेबल आपको एग्जैक्टली बताएगा। यदि आप 32 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारे साल के ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
136 करना चाहते हैं तो ये पेपर से ये जो पार्ट है ना, इस साल का क्वेश्चन नंबर 6 जो 20 नंबर का है, इस साल का एंड सो फोर्थ। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने फिर वापस इस सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया, सारे साल के क्वेश्चंस को आपके साथ यहाँ पीछे टाइप करके डाला। ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा और ये बतला दूं कि हमने लास्ट 5 इयर्स इसमें लैकिंग है, अप टिल ईयर 2019। ये देखिए 2019 तक के क्वेश्चंस हैं। यहां तक अब इसमें हमने ये देखा कि 136 से क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका सब क्वेश्चन ए से सी तक है, टोटल मार्क्स 20 है। और तब हमने आपके लिए ये कंक्लूजन नहीं, अपने लिए, आपके लिए नहीं कहना थोड़ा गलत होगा, इतने एनालिसिस के बाद मुझे ये समझ में आया कि भाई साहब यहां आ जाओ, दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट। उसके बाद फिर मुझे ये समझ में आया कि यदि मैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स की बात करूं या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट और किस किस पेपर पे इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो इस जगह मुझे दिखाई दिया। और दूसरा हाफ इसका पार्ट 2 है, वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स का पर्टिकुलर ऑर्डर है, और ये उससे थोड़ा अलग हट करके सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अलावा और क्या है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहूं कि प्रीवियस 10 इयर्स का क्वेश्चन एनालिसिस आपको पूरा गाइडिंग, सारे क्वेश्चंस एक जगह कंसोलिडेटेड ऑन सर्टेन पॉइंट, आप 32 पढ़िए और उसके सारे क्वेश्चंस को बनाइए, ढूंढ ढूंढ करके आपको पूरा टेबल दिया हुआ है, ताकि अपने आप को इंश्योर कीजिए। और कितना टाइम लगाना है, टाइम मैनेज करना है, वो कीजिए। इतना काम हमने किया था, वो इसलिए किया था। अब मैं ये दोनों स्क्रीन को यहां से बंद करूं, इसको भी मैं कट करूं, और तब मैं आपको ये दिखाऊं कि ये मेरे मार्क्स, ये सारे काम हम 19 में किए थे और उसके बाद 19 में ये परफॉर्म कर डाला। मतलब पहले 2018 में जो मुझे मार्क्स मिले थे उसको हमने एनालाइज किया और उसके बाद 19 के लिए प्लानिंग की और 19 में ये मार्क्स लिया, जबरदस्ती खींच के लिया। अब आप समझिए कि बैकग्राउंड में हमने क्या क्या किया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं आपको कह रहा हूं कि कहां कहां से पूछ सकते। आज मैं आपके सामने इतनी अथॉरिटी के साथ बोलने की हिम्मत इसीलिए कर रहा हूं कि उसके बाद भी हमने 4 सेशन में टेस्ट किए कि कितने लड़के कन्विंस हुए और उन्होंने वैसे परफॉर्म किया और रिजल्ट लिया। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर्ड है और अजय जी ने उसमें डाल रखा है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 नंबर का क्वेश्चन था, 12 नंबर के क्वेश्चन थे, मुझे 6 नंबर मिले थे। और यहाँ देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर मिला था। कहाँ गया मेरा 1 नंबर, मुझे ये परेशान कर रहा था। और इसी सवाल के जवाब को ढूंढते, ये 4 नंबर में मुझे 0 मिले थे, ये 4 नंबर में देखिए यहाँ पर 1 नंबर मिला हुआ। आखिर कहाँ गए मेरे आंसर, मैंने क्या किया, मैंने लिखा कुछ तो लिया, लेकिन पूरा क्यों नहीं लिया। और यकीनन ये छोटे छोटे जो 5 नंबर से कम के हैं, ये फुल मार्क्स डिजर्विंग है। तो कितने मार्क्स हमने लूज किए थे 18 में। सोचने में ज्यादा टाइम लगाया था, इसीलिए 65 पे रुक गया, अदरवाइज 85 पहुंचने में देर नहीं लगता। हमने तैयारी तो 85 की थी, बट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं स्टॉप शेयरिंग और बंद, क्योंकि 7:11 हो गया। पूरे 1.5 घंटे का, 1 घंटे का डिस्कशन हम लोगों का 1.5 घंटे का हो चुका है। अनपिन ये भी मैं कर रहा हूं।
अब चाहिए आप लोगों का फीडबैक या क्वेश्चन, बताइए। और इंक्यूरियम के बारे में बोलना चाहूंगा मैं। निकिता जी कैसा था ये? ऐसा लग रहा था कि हम एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हैं। वेरी ट्रू सर। जब आपने स्टार्ट किया और बताना शुरू किया कि 3 घंटे का पेपर होगा और इतना दिल को इतना, धक 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 तो धक हो रहा था। धड़कने वाकई, जैसे इंदु मैम कह रही हो, धड़कने तो बढ़ गई। ऐसे लग रहा था ये एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं हम। सारा ब्लैंक हो रहा था। नहीं, स्ट्रैटेजी धड़कने नहीं बढ़नी है, धड़कने नहीं बढ़ानी, फोकस नहीं बढ़ानी। नहीं सर, नहीं बट नहीं नहीं, but at स्ट्रैटेजी the इज end of the day एब्सोल्युटली आपने बड़े अच्छे से वो करा। फोकस एंड कंसंट्रेशन। सर आपने डेफिनेटली। जो प्रेजेंटेशन शेयर करी ना सर, इससे पता चलता है कि प्रिपरेशन अपनी जगह है, लेकिन वही एग्जीक्यूशन वाली बात जो है ना, वहां पे आके अगर गाड़ी अटक गई ना सर, तो सब प्रिपरेशन सब वो हो जाती है सर। तो ये बहुत आई ओपनर होता है सर, जो आप डॉक्यूमेंट शायद शेयर कर यही रहे हैं सर। रीजन है कि मैंने बहुत तरीके से इसको एनालाइज किया है, समझा है। यही रीजन है कि मैं आप लोगों के जो परेशानी है ना, उसको मैं समझ पा रहा हूँ, जितना भी मैं समझ पाता हूँ, और रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं डॉक्टर यश का ध्यान यहाँ पुल करूंगा सर, जो आप कह रहे थे कि क्वेश्चंस, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो है सारे इसमें, मिल गए। मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा था, ऑल दीज इसीलिए मैंने कल प्रिंट ले लिया था, जब आपने भेजा तो प्रिंट ले लिया। आई गेस मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ, ये मेरे मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और मेरा जो जिद है वो वाला मैं आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ इसमें सर, इतना नहीं, डीप साइकोलॉजिकल। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इतना मेहनत करके कोई हम लोगों को बता दिया होता, टाइम कहीं और यूज हो। सर हमने बहुत पढ़ाई की, आज तक किसी ने ये एनालिसिस नहीं करे। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए, थिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने अपनी इतनी एनर्जी पुटअप की थी, और जिसका रिजल्ट अभी दिखा। और मैं इन भी हूँ और साथ में आप लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ। रिजल्ट और भी अच्छे देखेंगे अभी आप कमिंग में, आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये टाइम कम नहीं, ये शेयर करने के पीछे रीजन है कि यू डोंट इन्वॉल्व इनटू देम, बट आप जो है ना इस फाइंडिंग को यूज करें और आगे प्रोसीड करें। दिस इज वेरी वेरी नाइस सो नाइस। सर आपने अपनी 3 साल की मेहनत हमारे लिए आरती जी अनम्यूट करें अपने आप को, रख दी है। आपका वीडियो तो ऑन कीजिए। 1 मिनट सर। यस मैम, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये मेरे 3 साल की मेहनत जो है वो अलग चीज है, इसका फायदा आपको वहां क्लियरली मिलना चाहिए। और जरा देखिए, यदि मैं कोई भी चीज कंक्लूजन पे लाया कि 5 आर्टिकल आपको कंप्लीट करने ही चाहिए, तो उसके पीछे रीजन था और इतना वर्कआउट था कि क्यों यही 5 आर्टिकल। पूरी हिस्ट्री को ट्रेस किया, उसके पैटर्न को डेवलप किया, जो आज के डेट में एक झटके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देता है, उस समय नहीं था, मुझे खुद करना पड़ा। और तब ये मार्क्स को एनालाइज करने के बाद उसको मैंने टेबल पे लिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इतने सारे डीप डाउन में जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता था, नहीं दिखाना चाहता, नहीं दिखाता, लेकिन दिखाने के पीछे रीजन ये था कि कहां से ये आ रहा है आपको पता हो और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। आपको फिर उस रूट में जाने की जरूरत नहीं है, उसके आगे फर्दर प्रोसीड करना। हाँ सर, वही हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आपने वो प्रेजेंट कर दिया, हमारी प्लेट में रख दिया, अब हम उसको कितना खाते हैं। तो अब हमारी मेहनत है। अब जो है ना, अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। यस सर। वी आर इन द काउंटडाउन स्टेट एंड लेस देन 40 days इज रिमेनिंग। उसी में आपको रिवीजन भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करने हैं, लेक्चर भी होने हैं, फैमिली लाइबिलिटी भी है, तबीयत भी खराब होगी, गर्मी का सीजन है, बरसात का सीजन है, 100 तरीके की समस्याएं आएगी, क्योंकि ये सीजन काफी मैंने हाइपर होता है। हाँ सर, ऑलरेडी वो बारिश और गर्मी सब मिक्स हो रहा है। हाँ, वो सारा मतलब कंफर्टेबल एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट नहीं होता, ये डिस्टर्बिंग होता है। हाँ।
अच्छा, थोड़ा सा और अभी बारिश हो जाए, पसीना होगा और अलग तरीके का ईचिंग वाला माहौल है, 10 मिनट भी आप बाहर गए तो इन सब से बचते हुए, ये सारे डिस्टर्बिंग फैक्टर है, इस वजह से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो आपके एफिशिएंसी को रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करेगी। सो रियल टेस्ट, ये एग्जाम इसी समय में होता है और इस समय में ये सारे कुछ होते हैं। तो आई गेस डन फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स अ वन पार्ट। कल एक डिफरेंट मोड में मैं इंटर करूंगा और वो होगा ज्यूरिडिक्शनल एनालिसिस। आई विल कंप्लीट द एंटायर ज्यूरिडिक्शन। तो आफ्टर दैट उसके बाद फिर मैं 1 by 1 एक एक आर्टिकल में इंटर करके और फाइनली लास्ट डे वी विल डिस्कस द आरटीआई कॉपी में जो आंसर शीट हमारे पास है उसके साथ हम, एंड देन वी विल कंक्लूड इट। और उस दिन रिजल्ट के मार्क्स को मैंने टेबुलेशन सीट के साथ भी हम थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे और खेलना शुरू कोशिश करेंगे कि कैसे मेहनत के बाद लोग अटकने में अटक जाते हैं और उनका किसी का इंटेंशन नहीं होता है अटकना, बट थोड़ी सी लापरवाही उस जोन में इंटर कर देता, पुश कर देगा आप। Thank you so much, sir, for your session. हम लोगों का जो था ना, हम लोग जब क्लास में बैठते थे, जो टीचर पसंद नहीं आता था, मैं हर तरीके से बोलते थैंक यू सर। अब हो गया।